अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रज़ा। पंजाब और केपी में इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं? इलेक्शन करवाने के लिए संजीदगी कितनी है? सियासी जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं? अगर हम बात करें PTM के इत्तेहाद की और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चंद इत्तेहादियों की, तो कोशिश ये की जा रही है कि इंतखाबात हो जाएँ तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन PTM का इत्तेहाद कुछ और डायरेक्शन ले रहा है और वो ये चाहते हैं कि वो तमाम जो तशनगी उनकी जानिब से अभी बाकी है वो तमाम चीज़ें तय हो जाएं और उसके बाद वो इंतखाबात अपने वक्त पर करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ मुल्क की माशी सूरत हाल कहाँ पर है और सिचुएशन आने वाले दिनों में क्या बनती हुई नजर आती है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त खासी बेचैनी है अवाम में क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई की वजह से आज हमने देखा कि हड़ताल भी हुई और उस हड़ताल के बाद सूरत हाल जो बनी है, और अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाता, लोगों को मुतमईन नहीं किया जाता, तो इस तरह का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है तो ये भी मईशत पर एक बोझ हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र अली शाह साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे। निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सीनियर एंकर सैफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सैफान खान, KP के और पंजाब के इलेक्शन मुतनाज़ा होते नजर आ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में किसकी बात को रखा जाएगा? देखें मोनिस, अदालती जो फैसला होगा यकीनी तौर पर उस फैसले के ऊपर जो आईनी और कानूनी पहलू हैं, उसके दो पहलू हैं इस फैसले के। जैसा आपने कहा मुतनाज़ा, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि इसके दो पहलू हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। तो पॉलिटिकली तो इसको पहले ही, क्योंकि बेंच पे पहले से बयानबाजी हो रही थी, बयानात आ रहे थे, तो पहले ये मामला इसकी एक सियासी हैसियत है क्योंकि हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है इलेक्शंस को लेकर। जैसे आपने कहा दुरुस्त कि इस वक्त हुक्मरान जमात जो है उसका बार बार मौक़िफ़ यही आता है कि वो 2-3 वजूहात दे रहे थे। एक कह रहे थे कि सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली के इलेक्शंस अगर अलग अलग साथ ना हो, एक साथ मुल्क में ना हो, तो मुल्क में एक नया बहरान आ सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शंस हो। तीसरा वो मुल्क की माली और फाइनेंशियल सिचुएशन पर कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्शंस। तो ये 2-3 वजूहात हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ सामने आती हैं। यानी कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए वो शायद कहते हैं कि इंतखाबात ना हो। और दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और वो कहते हैं जी कि इलेक्शंस हो। हुक्मरान इत्तेहाद भी कह रहे हैं कि आईन में है हमारे पास कि हम इसको डिले कर सके। दोनों अपनी अपनी मौक़िफ़ है, लेकिन सियासी पहलू इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए शायद ये मामला सियासी इसकी एक इम्प्लीकेशंस हैं, मुतनाज़ा हो चुका है ऑलरेडी। ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ हैं तो मेरे ख्याल से मुझे उस पर मजीद कोई बात करनी नहीं चाहिए। निहाल हाशमी साहब भी साथ हैं, दोनों सीनियर मोअज़्ज़ज़ रहनुमा हैं। ज़फ़र अली शाह साहब, ये मुझे बताएं शाह साहब कि अदालती तारीख, आपकी नज़र, आपकी आइन कानून सियासत पर, ये फरमाएं कि ये जो 9 रुकनी बेंच का टूटा है, ये आपने इससे पहले अदालती तारीख में देखा और आपके एक्सपीरियंस में रहा नहीं रहा? और दूसरा, इसका ये कितना नेक शुगून है, खराब शुगून है? क्या मजीद मुतनाज़ा हो सकता है ये फैसला आने के बाद सियासी तौर पर? क्या हो सकता है आगे शाह साहब? खान साहब थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपके सवाल के पहला हिस्सा इको आ रहा है चूंकि मैं आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या है जरा मैं शाह साहब से पूछ रहा हूँ कि आपने रिपीट कर दें। जो सियासी और आपकी जो अदालती जो आपकी तारीख रही, आप आज 9 रुकनी बेंच का टूटना, ये आप किस नजर से देखते हैं? ये अदालती तारीख की रोशनी में जरा बताइएगा नाज़रीन को ज़फ़र अली शाह साहब। ये खान साहब बात यह है कि अदालती तारीख में बेंच बनते भी हैं, टूटते भी हैं, एतराज़ात भी हुए हैं। ऐसी हिस्ट्री हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री, अदलिया की हिस्ट्री भरी पड़ी है। और आज जिस तरीके से 4 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने, जुडिशरी और बेंच के मेंबरान ने जो बैठने से वॉलंटियर हुए हैं कि हम नहीं बैठते इसमें, मैं समझता हूँ कि ये कौम मारूम हो गई है 4 बड़े अच्छे ब्रिलियंट जजेस जो हैं उनके नुक्ता निगाह से। अगर वो होते, फैसला पता नहीं क्या होगा, कल आ जाना है फैसला कौम के सामने, लेकिन कम अज कम ये कि 5 के मुकाबले में अगर 9 जजेस का फैसला आता तो उसमें और बड़ा वजन होता, और बड़ा एहतराम होता, और कौम को एतमाद पैदा होता कौम में। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो कौम की बदकिस्मती है कि कौम मारूम हो गई है उनके ख़यालात से और उनके जो आईनी जो फैसला होना था उनका भी वो कौम मारूम हो गई है। लेकिन इससे पहले ये बातें होती रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई बात है। अब रह गई बात पिछले 5 जजेस की, वो भी बिल्कुल बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं। आप देखते हैं कि कल फैसला क्या होता है, चूँकि मतवक्को है
कल फैसला होना, और मैं समझता हूँ और पूरी कौम समझती है और पूरे वकला बरादरी समझती है कि जिस तरीके से आइन की कमांड है इंतखाबात पर और असम्बलियों पर, वो यही है कि 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो हो जाने चाहिए। और सदर मुमलकत ने जो डेट दी है वो कानून के मुताबिक दी है। इलेक्शन एक्ट जो है 17 का, जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके मुताबिक दी है। अब जो है इसके पास अच्छा, ये बताएं कि इसका एक तो आईनी कानूनी कोई और रास्ता नहीं, जिस तरह आप बता रहे हैं, इससे भाग जाए। ठीक है, ये जो 5 रुकनी बेंच का फैसला होना है, जो भी आना है, वो यकीनी तौर पर आईन और कानून की तशरीह है या जो भी होगा उस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका एक जो सियासी पहलू है, इस बेंच को मुतनाज़ा करने की कोशिश हुई, फिर मामला इस फैसले को लेकर हर जमात का अपना एक मौक़िफ़ है। यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पीडीएम का अपना मौक़िफ़ है, पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है। क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पर ये बेंच टूटने के बाद जो रूम है मुतनाज़ा होने का, ये बढ़ गया, स्पेस ज्यादा अवेलेबल, अगर ये फैसला आता है तो मुतनाज़ा होने का रूम बढ़ चुका है? शाह साहब देखिए जी, सियासी जमातों के अपने मौक़िफ़ होते हैं। अगर ये कोई एक ही मौक़िफ़ पे अगर ये मुतफिक हों तो मुल्क में एक या दो ही जमातें ना हो, मुल्क में 70-80 जमातें हैं, हर जमात का अपना मौक़िफ़ है। और बात है, देखना ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आइन का मौक़िफ़ क्या है, और उसकी इंटरप्रिटेशन वही होगी जो आइन का मौक़िफ़ होगा। और आइन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया है, बतौर तालिब इल्म के मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरा मुल्क कर रहा है। सियासी जमातों के चूँकि अपने इंटरेस्ट होते हैं, सियासी जमातों की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, सियासी जमातों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब देखें ना, एक तरफ एक जमात है तहरीक इंसाफ और उसके लीडर हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका बड़ा वाज़िह मौक़िफ़ है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ, कि चूँकि मुल्क में जो बुहरान है, जो मुल्क में इंतशार है, जो मुल्क एक दिन ब दिन मुआशी उसकी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल नीचे जा रही है, उसको सहारा देने के लिए मुल्क को सिर्फ इंतखाबात बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ 13 जमातें हैं, इकट्ठी जमातें हुकूमत कर रही हैं, हर जमात ने 2-2 3-3 वजीर बांट कर रखे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि इंतखाबात न कराए जाए। भाई क्यों न कराए जाए? कोई वजह उनके पास नहीं है। जो वजह बताते हैं उसमें उन वजूहात में कोई वजन नहीं है, वो फजूल हैं उनके दलाइल कि जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है जी, धूप आ गई है, ये सारी फजूल बातें हैं। इन बातों से पाकिस्तान के आइन को शिकस्त नहीं दी जा सकती। और वो सियासी जमातें जो ये सोच रही हैं कि हमने पाकिस्तान के आइन को शिकस्त देनी है और इंतखाबात को आगे अपनी मर्जी से लेके जाना है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के और मैं निहाल हाशमी साहब निहाल हाशमी साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। आप बताइएगा सर, आपसे भी मैं पहला इसी सवाल से अगर आगाज करते हैं, बेंच का टूटना अदालती तारीख, कानूनी तारीख में खुद भी आप एक कानूनदान हैं, आपने कैसे देखा है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान साहब, सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपका जो सिस्टम है साउंड, उसको ज़रा ठीक करवाइए। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है आपकी आवाज़ को कैच करना। मगर इतना मैं समझ सका हूँ कि बेंच का टूटना आप कैसे देख रहे हैं? जी। बेंच का टूटना ये तो दीवारों पे लिखा हुआ था, उसकी वजह यह है कि ये केस शो मोटो बन नहीं रहा था। ये केस में ये था कि एक पुलिस अफसर है डोगर साहब, उनका एक ट्रांसफ़र केस था, उसको टेकअप किया गया 2 रुकनी बेंच ने, और उसके बाद फिर उसमें बुला लिया गया इलेक्शन कमीशन साहब को कि आपने किस तरह से ट्रांसफ़र किया, और उसको फिर डोगर साहब के पुलिस अफसर के केस को तो एक तरफ रखा गया और एक नोट बना के भेज दिया गया चीफ जस्टिस साहब को। तो ये नीयत से पता चला, कमेंट से पता चला कि ये असल में बहाना डोगर साहब थे, निशाना इलेक्शन कमीशन है। तो ये 184(3) के ज़ुमरे में नहीं आता, और ये हमने नहीं, ये बेंच के दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान ने जब ये महसूस किया तो उन्होंने अपने अपने नोट्स लिख करके वो चले गए, और उन्होंने कहा कि हम इस बेंच के हिस्सा नहीं बन सकते। जब आप पे अपने ब्रादर जजेस, आपके साथ बैठे मुनसिफ अगर आप पे एतमाद नहीं करते, तो फिर 22 करोड़ लोग आप पे एतमाद नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये बेंच ऑलरेडी अपनी वो हैसियत खो चुका है आईनी और कानूनी, और बदनीयती पे है, क्योंकि ये सो मोटो था ही नहीं। एक नोट बनाते हैं और बना के
खास ग्रुप के खास पार्टी के लिए खास साहबान भेजते हैं, तो ये इनका मैंडेट भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आईन पाकिस्तान जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं, क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन के तारीख देने के लिए एक बेंच बनाया जाए, बेंच इस तरह से तरतीब पाए और फिर पहले 2 से 3 जाए और 3 से 9 जाए और 9 से टूट जाए और फिर 5, तो ये इस मुल्क को मजाक बनाया गया है। तो देखिए बेंच तो फैसला देगा, कल या परसों जब भी फैसला आता है। तो ये बताएं आप बतौर सियासी जमात, न्याय हाशमी साहब, एक तो आईनी कानूनी पहलू है, बतौर सियासी जमात जिस तरह आप बता रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि आपने पहले ही इस फैसले को आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, जो भी फैसला आता है कल या परसों जिस तारीख पर भी आता है, बतौर सियासी जमात नून लीग जो आपका मौकिफ लग रहा है या आपका जाती मुझसे पहले मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कह दिया रिटर्न अपने ऑर्डर में डिसेंट नोट लिख दिया। मेरी हैसियत तो सानवी है। जो उस बेंच का हिस्सा थे उन्होंने कहा हम नहीं मानते, और उन्होंने तीनों ये जस्टिस यही आफरीदी ने उन तीनों एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो मैं किस हैसियत में उसको बरकरार रख सकता हूं? वो तो ऑलरेडी डिसमिस्ड हो चुका है। उनके बेंच के मेंबर ने उसे डिसमिस कर दिया है और बाकी मेंबरों ने भी उसको नापसंद किया है। तो उसके बाद अगर जबरदस्ती कोई अपना मंसूबे के तहत कोई चीज पाकिस्तान के अवाम पे मुसल्लत किया जाए तो उसकी लीगल वैलिडिटी कोई भी नहीं होती। ऑर्डर तो होगा मगर उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है इन द आइज ऑफ लॉ। क्या आइन ने इस बात की गुंजाइश दी है? नहीं दी है। अगर दी होती तो फिर वो करते तो ठीक था। जिस अंदाज में इसको बनाया गया है 184(3 वो बनता नहीं है। अच्छा, मैं न्यायालय से एक और बात, क्योंकि मैंने जफर साहब से पूछा, उन्होंने कहा बेंच बनते हैं, बेंच टूटते रहे हैं, तो न्यायालय साहब ये कोई अनोखा वाकया है या फिर ये आपकी नजर में, आपकी भी राय कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट तो नहीं है, ये एक नॉर्मल है कि बेंच बनते हैं टूटते हैं? न्यायालय साहब ये अनोखा नहीं है और ये पहला भी नहीं है, मगर इसमें एक बड़ी अनोखी बात थी कि ये 184(3) को ये इनिशिएट कैसे किया गया। ये एक दरखास्त था और जिसकी ऑडियो लीक्स आ चुकी है मार्केट में कि एक दरखास्त में वो कहा जा रहा है कि डोगर साहब का केस यहाँ लगाया जाए और डोगर साहब का केस उन मुअज़्ज़िज़ साहब के पास लगता है और उसमें आउट ऑफ द ब्लूम मैंने कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को आनन फानन में तलब करते हैं और डोगर की बात तो एक तरफ हो जाती है, आप कहते हैं इलेक्शन की तारीख दें। ये कहां आइन में लिखा हुआ है कि बेंच पार्लियामेंट से या इलेक्शन कमीशन से कहे कि आप इलेक्शन की तारीख दें? देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हर का अपना अपना किरदार का तयन किया जा चुका है। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको देख रहा हूं, मैं तलाश कर रहा हूं कि अगर इसमें कहीं पे लिखा हो कि अदलिया जो है वो इलेक्शन की तारीख देगी तो फिर जरूर दे, जरूर फैसला दे और ठोक बजा के दे। मगर अगर अनोखा क्या है? आप अभी कह रहे थे, आप दूसरी तरफ चले गए, आप जो आप बता रहे थे कि बेंच टूटना बनना अनोखा नहीं है, लेकिन ये 184 सब क्लॉज जो 3 है उसका, उसके ऊपर जो जजेस की इख्तिलाफी नोट सामने आए, ये अनोखी बात है कि वो समाज से पहले आ गया। क्या इसमें अनोखा क्या है जो आप कहना चाह रहे थे न्यायालय साहब? जी, इसमें अनोखा यह है कि उन्होंने तीनों दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। देखिए अगर आपको लेना था तो मैंने फिर जो पहले मैंने कहा था डोगर साहब की पोस्टिंग बहाना था, असल में निशाना कोई और है, कुछ और ये फैसला सादिर करवाना चाहते हैं। जिस तरह से पंजाब असेंबली के केस में आपको पता होगा 63A में बड़ा क्लियर लिखा है कि वो वोट डाल सकता है, मगर उसको रिराइट कर दिया गया और रिराइट करके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई। तो क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ? मैंने जिस पार्लियामेंट को उससे पहले ही जो आपने एक और बात की कि लीगल वैलिडिटी, एक मिनट सुन तो लेना, अच्छा आप कंप्लीट सुन तो लेना मेरी बात, आप कंप्लीट सुन तो लेना, सुन तो ले मेरी बात। जी जी कंप्लीट करें। पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि विदाउट 2/3 मेजोरिटी आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकते। वहां 1 या 2 साहब बैठ करके आइन को रिराइट कर देते। इससे पहले भी हमने देखा है जस्टिस इरशाद हसन खान और जस्टिस चौधरी रियाज ने मुशर्रफ साहब को इख्तियार दिया था कि आप 3 साल हुकूमत करें और आइन में जो तरामीम करना चाहे कर सकते हैं। तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हमें पता है कि पाकिस्तान के किन इदारों के वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंच गया है, किन इदारों के वजह से मौलवी तमुद्दीन उन केसों में आए थे, किन इदारों के वजह से माशाल्लाह को आपने दुआम बख्शा है, किन इदारों के वजह से नजरिया जरूरत इजाद हुआ है।
तो हम डरे हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो महंगी रोटी खरीद रहे हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, हमें तो कोई पेंशन नहीं मिला, हमारे लिए तो कोई गाड़ी, बिजली के गैस फ्री। एक बात मैं दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूँ निहाल एक बात दोबारा आप बताएं, फिर उसके बाद मैं जफर शाह से पूछूं। आप ये कह रहे हैं कि इस बेंच का जो भी फैसला आता है, आप कह रहे हैं कि लीगल वैलिडिटी उसकी नहीं होगी। निहाल हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, जब उनके अपने ही बेंच के मेंबरान उस पे डिसेंट नोट दे चुके हैं, इख्तलाफी नोट में ऑर्डर लिख चुके हैं, तो फिर मेरी क्या हैसियत है? ठीक है, अच्छा आपकी क्या हैसियत है? लेकिन जफर अली शाह साहब, आप सुन रहे हैं ये जो मौक़िफ़ है निहाल हाशमी साहब का, आप अपनी कानूनी राय भी जरा दीजिएगा जफर अली शाह साहब, फिर सियासी राय भी। देखिए जी, आपने जो हाशमी साहब से पूछा है, सवाल ये है कि क्या ये बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं है। ये बेंच ये है, ये कानूनी है, आईनी है, और चीफ जस्टिस को उसका प्रेरोगेटिव है कि वो सुओ मोटो पे अपनी मर्जी का बेंच बनाए या दीगर केसेस पर भी अपने बेंच बनाए। अगर वो नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? रहेगी बात इनकी ये कि उनकी राय आ गई है, उनकी राय वो जजमेंट में नहीं आई। अगर उनकी राय आनी थी, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये बड़ी कौम की बदकिस्मती है, उनको बैठना चाहिए था। लेकिन कुछ जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जी हमें इन पर एतबार नहीं है, ये हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। अच्छा भाई, तो फिर अब वो हट गए। अब तो आपको इन 5 जजों पर तो कोई एतराज नहीं है, वो तो हट के अब उनकी राय तो नहीं होगी, उनसे तो आपको खतरा अब कोई नहीं रहा, वो तो हिस्सा नहीं है बेंच का। तो अब आपका क्या खौफ, क्या है, डर क्या है? मार्च 22 के इंतखाबात का शेड्यूल आ गया तो बाकी जमातें जितनी हैं पीडीएम की मौजूदा हुकूमत की, वो खौफ खाती हैं, डरती हैं इमरान खान की जमात से कि इंतखाबात हम हार जाएंगे। अभी तो 12 घंटे भी नहीं गुजरे, कल इन्होंने इनकी पूरी जमात पीडीएम के मेंबरान की वो इलेक्शन हार गई है। अब इसका क्या राज है? हम लेकिन ये जिद कर रहे हैं, ये आइन को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं। और जब अगर किसी पे इख्तलाफ हो किसी आर्टिकल पर या आइन पर, तो उसकी तशरीह कौन करेगा? यूनियन काउंसिल वाले करेंगे, चीचों की बलियां की यूनियन काउंसिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, जो भी करेगी, दिस वे आर दैट वे, वो कौम को मानना पड़ेगा। तशरीह उनके बगैर कोई कर नहीं सकता, वही करेंगे। और तो हमारे पास कोई अदारा ही नहीं है ऐसा। यानी जब इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाए, इतना डिस्प्यूट पैदा हो जाए किसी इशू पे, असम्बलियां ठीक टूटी है या गलत टूटी है जी, गवर्नर करेगा या फलां करेगा। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, उसकी सेक्शन के तहत उन्होंने डेट दी है 9 अप्रैल की, और साथ उसके बाद फंक्शन शुरू हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसने प्रोग्राम देना है, और वो उन्होंने अभी तक प्रोग्राम नहीं दिया। सही, ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आप तक आवाज अगर आई जफर अली शाह साहब की, प्लीज ये जो लीगल वैलिडिटी आपने कहा, आपकी हैसियत तो नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिसेंट नोट आया है। जफर अली शाह साहब कह रहे हैं कि डिसेंट नोट आया है, फैसले में नहीं आया, जजमेंट में आना चाहिए था, उसमें नहीं, पहले वो अलग हो गए और ये महरूमी है कौम की। जफर अली शाह साहब बात है जी, निहाल हाशमी साहब फिर ये बताएं ना, फिर ये जो लीगल स्टेटस वाली बात पे आप तक आवाज आई है शाह साहब की? निहाल हाशमी साहब प्लीज। जी आ रही है मुझे जी, मैं वाज़ेह नहीं आ सकी, आप बता दें, आप मुझे बता दें। मैं यही बता रहा हूं निहाल हाशमी साहब कि वो कह रहे हैं कि जजेस ने, मोसेस जजेस ने जो डिसेंट नोट दिया है, वो अपने फैसले में नहीं दिया, उससे पहले ही वो अलग हो गए, जो कि कौम की महरूमी है, उनको भी शामिल होना चाहिए था इस बेंच में, लेकिन वो नहीं है। लेकिन ये 5 रुकनी बेंच का इख्तियार है कि वो आईनी तशरीह करे कि इलेक्शंस किसका देना है, तारीख का इख्तियार। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यही बेंच फैसला करेगा और ये इसका इख्तियार है, उसकी लीगल स्टेटस पे कोई सवाल नहीं है। जफर अली शाह साहब कह रहे हैं। निहाल हाशमी साहब नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इख्तियार नहीं दिया गया है कि इलेक्शन की डेट देने का फैसला करने का आपका इख्तियार है, और आपने दूसरे तरीके से इसको सो मोटो लिया है। ये इख्तियार जो है वो सियासतदानों का है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, ये इख्तियार पार्लियामेंट का है, ये इख्तियार गवर्नर का है, नहीं है प्रेसिडेंट साहब का भी। जैसे देखें ना, पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब ने एक तारीख दे दी, उनका इख्तियार नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है, 2 टोक है, वो जब वाज़ेह है, और आपको पता है
एच नायक साहब ने अदालत में जाकर के ये कहा कि हमें इन 2 जज साहबान पे से हम मुतमईन नहीं है, चुनांचे हम इनके सामने पैरवी करना नहीं चाहते हैं और इनको माइनस किया जाए। और एक वकील साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी प्रैक्टिस रही है। जफर शाह साहब बड़े जय्यद और बड़े सीनियर काउंसिल है, वो बताएंगे कि अगर किसी जज के इंटीग्रिटी के बारे में अगर कहीं पे कोई सवाल उठा दिया जाता है तो उसके बाद वो अज खुद ही अपने आप को बेंच से अलग कर लेते हैं। मगर अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो फिर कोई और बात है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मुतनाज़ा हो गया, नियत साफ सामने आ चुका है, नियत नजर आ रही है कि आइन को तोड़ मरोड़ किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया जाए। हमें इस बात के शवाहिद आर्टिकल 63A में मिल चुका है जब रीराइट कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि ये क्या कर दिया गया पाकिस्तान के आइन के साथ। और पाकिस्तान के आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और जिद पे किसी को नहीं होना चाहिए। जिसका काम लेकिन निहाल हाशमी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है कि आपने इस तरह कहा कि जो जिम्मेदार इस बेंच का ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, लेकिन क्या ये बेंच ये इख्तियार रखती है कि वो आईनी तौर पर बता सके कि किसका ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे? गवर्नर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे, या कोई और फरीक दे? इसका तायुन हो सके, क्योंकि अभी तो जिस तरह वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि एक टेबल टेनिस का मैच चल रहा है, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को कह रहा है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, तो ये तायुन की तारीख किसको देनी है ये तय करना अदालत का काम है। निहाल हाशमी साहब, ये भी नहीं है निहाल हाशमी साहब? देखिए, नहीं, आप डिक्टेशन ना दे पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट काम है, डिक्टेशन ना दे। इस मुल्क में आदत पड़ गई है हर तबके को कि पार्लियामेंट को डिक्टेशन देता है, सियासतदान को मतमून करता है। ये ना करें, प्लीज ना करें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पहले इमरान खान साहब को बहसे वजीर आजम कहा था जब वो वजीर आजम थे कि आए मिसाक मईशत करते हैं। इमरान खान साहब नहीं गए। अब भी मैं आपके तवज्जुह से इमरान खान साहब को, पीटीआई को, तमाम अपोजिशन को कहता हूं, आए बैठें, पार्लियामेंट में बैठें, या जो एपीसी था उसमें आके बैठ करके आप सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए ना करें, आप पाकिस्तान के लिए करें। आप बैठ करके बात करें, मिल करके बात करें। आप अगर अकेले खेलेंगे, उन्होंने ठीक कहा कि ये टेनिस है, क्योंकि उन्होंने पिंग पोंग खेलना शुरू कर दिया। उनको किसी ने उम्मीद दिलवा दी थी 63A के बाद कि आप असेंबली तोड़ दें और ये देख लें। तो देखिए, सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपना काम खुद करें। आप इस तरह से ऑपोजिशन करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, पाकिस्तान की जो रिवायतें हैं जमहूरी, उसको नुकसान पहुंचा रहे। पार्लियामेंट को आप कमजोर करें। इमरान साहब अपनी अना को एक साइड पर रखें, फोन करें मियां शहबाज शरीफ को कि आए, बैठ करके सियासी मसाइल को हल करें, डायलॉग खत्म करें। हमने पिछले दिनों भी इनको APC में दावत दी थी जब ये वाकया हुआ था पेशावर पुलिस का, मगर वो लोग नहीं आए, उन्होंने बाइकआउट किया। क्या आपकी अना हमारे उन बहादुर सिपाहियों से ज्यादा है जिन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया? तो मैं समझता हूं कि हमारा काम हमें छोड़ दें, हर कोई अपना अपना काम करे। पाकिस्तान में हजारों लाखों मुकदमा जेर समात है, किसी का घर का है, किसी की जायदाद का है, किसी की पेंशन का है, किसी को बहुत बहुत मसाइल है, और इसी वजह से हम 140वें नंबर पे चले गए। हमारी ये बदकिस्मती है। मैं समझता हूं, तो आप ये समझते हैं, आपने दो बातें साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने कहा ये पार्लियामेंट में मदाखलत है, पार्लियामेंट इससे कमजोर होती है। जफर शाह साहब, अगर ये तायुन करती है अदालत के तारीख देना किसका काम है? निहाल हाशमी साहब कहते हैं ये भी काम नहीं है मुअज़्ज़ज़ अदलिया का, ये पार्लियामेंट अफेयर्स में मुदाखलत है, ये उनको कमजोर करने की कोशिश है। इसके बरक्स सियासतदानों को पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करना चाहिए। जफर शाह साहब, अब देखें जी, कमाल है। आशू साहब भाई है हमारे, ये आप पूछकर मुझे बताएं कि इनके मुताबिक किसी का भी नहीं है, किसका इख्तियार है? जरा ये तो पूछे इनसे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और जो इलेक्शन एक्ट है वो पार्लियामेंट का पास है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, और उसके तहत सदर साहब जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये डेट है और प्रोग्राम आप दें। प्रोग्राम उन्होंने देना है, मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले कभी पार्लियामेंट ने कोई पार्लियामेंट ने कभी तयन किया है कि कब इलेक्शन होगा और कौन देगा? पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग का। आप पार्लियामेंट को ले आए हैं, या ये बताएं कि कौन करे, बताएं, क्लियर कट बताएं कि आइन के मुताबिक फलां शख्स जो है वो देगा, और ये हम नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि इनको सूट नहीं करता।
अब सवाल ये सूट करने का तो नहीं है, ये तो आइन का है। कमांड आइन की रहेगी, कमांड पीडीएम की नहीं रहेगी, कमांड पीटीआई की नहीं रहेगी, कमांड मुस्लिम लीग नून की या पीपल पार्टी की नहीं होगी। कमांड जो है सुप्रा डॉक्यूमेंट है, सुप्रा डॉक्यूमेंट वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये इनकी समझ में नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि इनको सूट नहीं करता। अच्छा, ये सवाल ही जफर अली शाह साहब, ये सवाल ही पहले इसका जवाब ले लेते हैं ना। निहाल हाशमी साहब, किसका इख्तियार है? पार्लियामेंट देती है तारीख के इलेक्शंस की। सदर पाकिस्तान पर आपको एतराज है, सुप्रीम कोर्ट पर आप कह रहे हैं कि वो भी मुदाखलत है, तो जफर अली शाह साहब पूछ रहे हैं फिर काम किसका ये तारीख देना? क्या पार्लियामेंट का काम है? निहाल हाशमी साहब, ये कतन पार्लियामेंट का काम नहीं है। मैं ये समझता हूं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए। मगर असेंबली को अगर बदनीयती से तोड़ा जाए, असेंबली को अगर बदनीयती से डिसॉल्व किया जाए और फिर मुल्क को अबतरी के निज़ाम पे ले जाए, तो यकीनन अगर गवर्नर साहब ने तोड़ा होता तो गवर्नर साहब ही तारीख देते। मगर चूंकि सीएम साहब ने इसे तोड़ा था, तो अब सीएम साहब ने उसे तोड़ा था, गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। हाँ, केपी में गवर्नर साहब ने दस्तखत किए। अब ये केपी के गवर्नर साहब को बिल्कुल यकीनी तौर पर ये मामला अदालत में भी है और अदालत इस मामले को देख भी रही है। इख्तियार जिसका भी है, लेकिन अब मामला क्योंकि अदालत में है और ये देखा जाएगा अदालत इसके ऊपर क्या फैसला दे पाती है। इस पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि केपी और पंजाब इलेक्शन आखिर ताखीर का शिकार हो चुके हैं, मुतनाज़ा हो चुके हैं, मामला अदालत तक पहुंच चुके हैं। सियासी जमातें इस वक्त क्या फोकस कर रही हैं? यकीनी तौर पर सबके अपने अपने इसमें बेनिफिट जो नज़रों में हैं वो देख रहे हैं लोग, अपनी सियासत को भी आगे लेकर चलना है। और इस वक्त जो कोशिश की जा रही है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए, इसमें हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती नज़र आ रही है। IMF से उनके मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ दोनों जानिब से मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं सियासी महाज पर, लफ्जी गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जफर अली शाह साहब तहरीक इंसाफ से, और सीनियर एंकर पर्सन हमारे सैफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफान, हमने इससे कबल जो गुफ्तगू की उसमें यकीनी तौर पर हम ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इख्तियार किसका है, किसको मुदाखलत करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मरियम नवाज अपने जलसे कर रही हैं, तंजीम साजी कर रही हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि वो खासी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का अपना पुराना मौक़िफ़ मौजूद है, उनका भी वही अंदाज़ है। तो आप समझते हैं कि मामलात कुछ बेहतर हो पाएंगे? देखें, दोनों मौजूद सियासी शख्सियात साथ हैं और दोनों सीनियर रहनुमा हैं और दोनों सियासत और आइन और कानून पर नज़र भी रखते हैं। तो इन्हीं से क्योंकि पूछते हैं, ये सवाल ही बड़े अहम है। आपका बिल्कुल बजाय सवाल है कि हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा है कि हमेशा कोई कॉमन ग्राउंड होता है। अभी जो निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि सियासी रहनुमाओं को APC बुलाई थी, आते बैठते कुछ आगे का रास्ता तय होता, तो इस पर कोई कॉमन ग्राउंड, जैसे या तो कोई हमने देखा है माजी के अंदर के कोई दोस्त मुल्क आता है, उसका सफीर या कोई वो बीच में मीडिएट कर लेते थे, या एस्टैब्लिशमेंट कोई कॉमन ग्राउंड फराम करती थी जिस बुनियाद पर आगे का रास्ता इख्तियार किया जाता था। इन मौजूदा हालात में चंद साल से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो डेडलॉक है, इससे अवाम भी मुतासर हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ भी अपनी जगह बजाय कि जी आइन में इलेक्शन, तो आप इलेक्शन करें, ये रास्ता है आगे का। लेकिन ये नून लीग और हुक्मरान जमात कह रही है जी कि बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात उन्होंने पहले भी की है। तो मैं ये दोनों से ही पूछते हैं सवाल। जफर अली शाह साहब, पहले आपसे, कोई कॉमन ग्राउंड माजी की सियासी तारीख में आपने देखा है होता था, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाता था? अगर इलेक्शंस भी होने हैं तो इस बारे में बात करने के लिए भी जो दोनों को आपस में बात करनी है, तो वो नजर नहीं आता कॉमन ग्राउंड। नवाबजादा नसरुल्लाह होते थे, दीगर सियासी शख्सियात बड़े बड़े नाम होते थे। तो आपको इन हालात में नजर आता है इस पोलराइज के कोई कॉमन ग्राउंड आएगा, या ये फरीकैन इसी तरह पोलराइज्ड होकर आगे बढ़ते रहेंगे? जफर अली शाह साहब। खान साहब, बात यह है कि आपने फरमाया कि ये डेडलॉक है जी। ये डेडलॉक नहीं है, ये अटदर्मी है एक साइड की हुकूमती जमात की। आप कहते हैं बैठकर, जिसका जिक्र आप माजी का कर रहे हैं, माजी में मुख्तलिफ ख्याल जमातें होती थी। अब सीधी सीधी बात है कि मुल्क की 13 जमातें जो हैं वो सारे की सारी इकट्ठी बैठी हुई हैं। एक जमात जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की, इमरान खान साहब की, वो बाहर है, उसका अपना एक मौक़िफ़ है। बताएं और इससे ज्यादा ये इकट्ठ क्या चाहते हैं? लेकिन इनकी हटदर्मी है और उस हटदर्मी की वाज़िया दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इनको भी
पूरी कौम को नजर आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात का क्या होगा, बावजूद इनकी दादरियों के, बावजूद इनके सारे जो इन्होंने हथकंडे किए हुए हैं। 13 जमातें मुल्क की इकट्ठी है, एक कमरे में बैठी हुई हैं, हुकूमतें बांटी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। और जब आइन में कहता है कि जब असेंबली टूट गई है जनाब चले, इन्होंने किसी एक के अमल को भी चैलेंज किया है? अगर ये समझते हैं कि असेंबली गलत टूटी है तो चैलेंज करें पहले जाकर। आज महीने से ऊपर हो गया टाइम, वो कर दे, वो भी नहीं किया इन्होंने। आखिर ये चाहते क्या है? ये खान साहब, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से कह रहा हूं, मैं मुमकिन है गलत हूं, ये मुल्क में क्या चाहते हैं? ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। आपने कहा ना पोलराइजेशन, ये खाना जंगी चाहते हैं। ये अपनी लड़ाइयों और अपनी ख्वाहिशात को अदालतों के अंदर तक ले गए हैं। चलो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई कि अब वो शामिल नहीं होंगे उस जजमेंट में, फिर भी इनको पहले ही शुबा हो गया है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। आखिर ये क्या चाहते हैं? निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कियोस्क चाहते हैं। मार्शल लॉ के इनको, मार्शल लॉ के आर्टिकल इनको अच्छे लगेंगे, इनको आइन के आर्टिकल अच्छे नहीं लगते। खुदा का खौफ खाएं, रैम खाएं मुल्क पर, रैम खाएं आइन पर, रैम खाएं मुल्क के मुआशी हालात पर। मुआशी हालात भाई, मुआशी हालात का जो आपने, मैं तो कहता हूं कि इन्होंने IMF का बनाया असेंबली में पुट कर दिया और 50 आदमियों ने बगैर कोरम पूरा किए हुए वो सारा। इससे ज्यादा मुल्क की सॉवरेंटी को और क्या नुकसान हो खान साहब, कि आज लोगों के रोजमर्रा की चीजें, आटे, दाल, प्याज, टमाटर से लेकर और टैक्सेशन तक का फैसला एक बार बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है। हटदर्मी का, और आपने कहा माजी में मुख्तलिफ ख्यालात पार्टीज होती थी, उनके अपने अपने, तो उस जमाने में होता था, इस जमाने में तो हटदर्मी है, 13 जमातों की हुकूमत है। निहाल हाशमी साहब, आपने सुने ये तमाम चीजें, ये बताइए कि आपने भी बात की थी अभी कि हमें APC की कॉल की थी, जवाब नहीं आया। तो जफर अली शाह साहब कह रहे हैं कि पहले जमाने में अगर कॉमन ग्राउंड होता था तो मुख्तलिफ ख्यालात जमातें होती थी, हटदर्मी नहीं होती थी। इस दफा हटदर्मी है 13 जमातों की। निहाल हाशमी साहब, फैजान साहब, हरदर्मी का सिलसिला पुराना है। इमरान खान साहब ने जब धरना दिया था 2014 में, उसको कहते हैं हरदर्मी और मुल्क को बहरान में डालना। जब उन्होंने बिल को जला दिया था, बिजली के, गैस के, जब उन्होंने कहा था कि बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजना, जब उन्होंने कहा था यहां पे टैक्स ना देना, जब उन्होंने कहा था सिविल मुनाफरमानी की तहरीक चलाओ, जब उन्होंने जजेस को, सबको चैलेंज किया था, जब उन्होंने थाने को घेराव करके वहां से अपने लोगों को छुड़ाया था, जब उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव किया था, जब उन्होंने टेलीविजन पे हमला किया था, उसको कहते हैं हरदर्मी। और वो हरदर्मी का सिलसिला वहां तक रहा, मैं ना मानूं। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन रिग है, फिर उसको भी मान लिया कि ना जी इलेक्शन रिग नहीं है। फिर वो सिलसिला यहां तक पहुंचा कि जब वो वजीर आजम बने तो किसी से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। इसको कहते हैं हरदर्मी। और जब ये हटा दिए गए हुकूमत से तो फिर कभी अमरीफ का निशाने पे था, कभी बाजवा निशाने पे था, कभी अदालत निशाने पे थे, हर को उन्होंने हरदर्मी से बुरा भला कहा। फिर उन्होंने कहा मैं मुल्क को नहीं चलने दूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं पहिया जाम कर दूंगा, कल फैसलाबाद बंद होगा, परसों कराची होगा, कल लाहौर होगा। उन्होंने मईशत को स्नेहत तक पहुंचाया। और मगर एक बात मैं आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, तो आटा 35-30-35 का था, चीनी 50-55 का था, पेट्रोल 70 का था, डॉलर 100 का था। जब ये छोड़ के गए तो आसमान पे पहुंचा के गए। और इनको सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हर हाल में इन्होंने वजीर आजम बनना है। तो ये जो हम आज काट रहे हैं, ये कांटे पता है किसने बोए थे? इमरान खान ने बोए थे। आप बबूल बो के गुलाब कैसे ले सकते हैं? अगर आपने बबूल के दरख्त बोए हैं तो आपको बबूल के कांटे ही आपको मिलेंगे, आपको गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे। फिर IMF के पास चले गए, फिर IMF के पास इनके वजीरों ने खत लिखा, फोन किया, ऑन रिकॉर्ड है
कि जनाब पाकिस्तान की इस हुकूमत से बातचीत ना करना, पाकिस्तान को मईशत से बाहर नहीं आने देना भंवर से। और फिर उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी कर दी कि तमाम बिरादर इस्लामी मुल्क से लेकर के मलेशिया से लेकर सऊदीया तक किसी को नहीं छोड़ा, सबको नाराज कर दिया, अंदरूनी हो या बैरूनी हो। ना खारजा पॉलिसी था ना दाखिला पॉलिसी, जो पाकिस्तान को एक भंवर में लेके आ गए। और ये सिलसिला इस तरह से नहीं हुआ, एक अच्छा खासा उड़ता अच्छा खासा चल रहा था पाकिस्तान, मईशत ठीक थी, सीपैक आ रहा था, दुनिया में एक अच्छा इमेज आ रहा था। अचानक पानामा उड़ के आ गया और इकामा में निकल गया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी आपने जब नवाज शरीफ को निकाला, इट वाज ए डिजाइन फिल्म, इट इज नॉट ऑल ऑफ सडन, इट इज ए डिजाइन। और उस डिजाइन फिल्म में और उस स्क्रिप्ट में इमरान खान एक कैरेक्टर था। अब वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया है कि सारे स्क्रिप्ट राइटर्स को भी उसने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी की है डिस्पाइट ऑल दिस जो आप बता रहे हैं, और आपने एपीसी में उनको कॉल भी की है। आप खुद कह रहे थे कि हमने कॉल की, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। तो आप लोग चाहते हैं ना कि आगे का रास्ता हो, जो माजी में हुआ उसको भूल के निकला जाए निहाल हाशमी साहब, या ये क्योंकि ये हटदर्मी है किसकी तरफ से? असल में आपकी तरफ से है? हमेशा हम चाहते, क्यों नहीं। देखिए, हमारे बुनियादी चीज हमें होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे की तरफ जाना है। ये चंद लोगों का मुल्क नहीं है, ये अशराफिया का मुल्क नहीं है, ये सरकार का मुल्क नहीं है। ये 22 करोड़ लोग जब वोट डालते हैं, 22 करोड़ लोग सिर्फ वोट नहीं डालते मेरे भाई, हाथ उठा के दुआएं भी करते हैं मुल्क के सलामती और खुशहाली के लिए, और अपना पेट काट करके टैक्स भी देते हैं कि हमें अच्छी सड़क मिले, बिजली मिले, स्कूल मिले, हमें इलाज मिले, हमें रोजगार मिले, अच्छे मौके मिले, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। खान साहब ने इन सब के उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और जो हमारे टैक्स पे पलते हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, माया सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं दिया। हर कोई अपना अपना जो है ना ड्रम बजा रहा है। आइन पे चलो तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज ठीक होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि सियासत, आपने खुद अभी कहा था कि आइन में है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो आपका जाती ओपिनियन क्या है फिर? ये अगर रास्ता यही है आगे बढ़ने का, जफर साहब आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है बार बार कि अगर आगे का रास्ता है तो वो इलेक्शंस में है, अवाम के मैंडेट में है, तो लेट इट बी। निहाल हाशमी साहब, आपका अपनी जाती ओपिनियन क्या है इस बारे में? निहाल हाशमी साहब, मैं एक बात और आपको बताऊं, इससे पहले एक और चीज भी है जी। इलेक्शन रिफॉर्म भी तो करना है कि नहीं करना है, सेंसस भी करना है कि नहीं करना है। इमरान खान तो चीख रहे थे, हम भी कह रहे थे आओ बैठो इलेक्शन रिफॉर्म करो। और इलेक्शन रिफॉर्म ना करो, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर लो, आओ बैठो बैठ करके, भले आप जेल में हो, रेल में हो, अगर आप मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हो, अपने इनपुट दें, अपना बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कैसे रिफॉर्म्स करना, अपनी अना को एक साइड पे रखें। होना चाहिए इलेक्शन टाइम। क्या हाल बताया इनको, क्या करें, क्या बताया इन्होंने? नहीं होता है तो उसके लिए कोई क्या करें आप? अच्छा, मैं समझता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म एक बड़ी बुनियादी इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। पहले ये कह रहे हैं आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, और ऐसा कहां से आ गया? नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू ब्रदर। को तो ये इकोनॉमी को बस कर दिया इमरान खान साहब ने, हरदर्मी ये मानने के लिए जेल भरो तहरीक, कभी जेल भरो तहरीक में आ गए, कभी वो संजीदा कानून नहीं करते, अपनी जात से बाहर निकल के देखते ही नहीं है। चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं वो तो बताइए, ये नहीं बताते। एक ही हरदर्मी है कि जी इमरान खान इनके दिमाग पर सवार हो गया है, इनको पता है कि कौम हमें छोड़ चुकी है, कौम इनकी पाबंद नहीं है, किसी की भी पाबंद नहीं है। और आइन एक सुपरा डॉक्यूमेंट है, वो हर मसले का हल बता रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही अब क्या करें, किधर जाए। अब ये कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जालिम है कि आइन को भी रगेद रहे हैं, कौम को भी। भाई क्या परेशानी है आपको इंतखाबात से? पहले तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते थे इंतखाबात कराओ, दूसरी जमात भी कहती थी इंतखाबात कराओ। आप इंतखाबात अगर आ गए हैं, इमरान खान ने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व कर दी हैं उन्होंने, उसने, इससे ज्यादा कुर्बानी और क्या हो? तो अब आपको क्या परेशानी है? ये कहा करते थे आपके पास अगर सवाल आपके सामने रख सकूं, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं इलेक्शन से पहले सेंसस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो और इस एजेंडे पे एग्री करें, इलेक्शंस हो। अगर निहाल साहब यही आप कह रहे थे ना, तो शाह साहब क्या आप एग्री करेंगे इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजों पर आप कोई कॉमन ग्राउंड हो जाए आप दोनों जमातों या तमाम फरीकैन का?
इमरान खान कहता है पहले इंतखाबात की बात करो। इनके साथ बैठना, एक इमरान खान क्या कोई भी इनके साथ बैठने को गवारा नहीं करता। जो लोग अपना माइंड बना चुके हैं कि मुल्क के आइन की परवाह नहीं करनी हमने, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है खान साहब? ये है वो अटदरबी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, चूंकि इनके गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनको इधर से कभी उधर से, वो सारा कब तक सारा देगी इनको इस्टेब्लिशमेंट? तो नहीं बैठ सकते तक, ये भी तो बता दें। ठीक है निहाल हाशमी साहब, नहीं मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन से पहले सब कुछ हो, इलेक्शंस हो उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो भी सेंसस, ये जो भी निहाल हाशमी साहब आगे का रास्ता है वो इलेक्शंस के बाद हो। निहाल हाशमी साहब प्लीज। अब मैं वो ठीक कह रहे हैं, जनाब इमरान खान साहब बहुत मसरूफ है। जिनको उन्होंने चोर डाकू कहा था, सबसे बड़ा डाकू कहा था, उनको पार्टी की अपनी सदारत है, तो आजकल चोर डाकू के साथ बैठ रहे हैं, वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो पार्लियामेंट जा रहे हैं, उनको चोर डाकू अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तभी उन्होंने जो सबसे बड़ा पंजाब का डाकू जिसे कहा था उसके साथ बैठ के आजकल मुलाकात कर रहे हैं कि डाके में क्या हिस्सा मिला है और क्या आप ईवीएम के चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, आवाम से क्या करेंगे? आप जबरदस्ती बिठाएंगे? थोड़ी भी दिलचस्पी हो अपने इख्तिदार पे हट करके इस मुल्क की खुशहाली के साथ बैठ के, के साथ उठ के अपनी जात को एक तरफ रख करके आपके पाकिस्तान के लिए बैठ के क्या पीपल पार्टी के बारे में खान साहब, मैं भी मुस्लिम लीग में रहा हूं, आप किससे बात करना चाहते हैं? आप डाकों से, आप पीपल पार्टी और जरदारी के बारे में क्या कहते थे, याद है आपको? सियासी लोगों का प्लेटफॉर्म, आप बैठ के बैठे रहे आप। अदरवाइज हम फिर इलेक्शन हो जाएगी, खान साहब बहुत पीछे रह जाएंगे। इलेक्शन होगा और लाजमी होना इलेक्शन, मगर खान साहब जो बाद में फिर शोर मचाएंगे कि रिफॉर्म्स नहीं हुआ, मईशत की है, तो फिर जिम्मेदार खान साहब होंगे। फोबिया हो गया, फोबिया इमरान खान का और पीटीआई का फोबिया हो गया है। रात को नींदें नहीं आती इनको। लेकिन 22, 23, 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, आप कहां किस बात को जुटलाएंगे? आपको बड़ा जोम था, ये जजेस जो है ये ठीक नहीं है, इनकी शक्लें हमें अच्छी नहीं है, ये जजेस ठीक नहीं है, इन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए, हालांकि इनके हक में फैसले दिए हुए। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त की क्योंकि कमी है। जफर अली शाह साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, निहाल हाशमी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान शरीक गुफ्तगू थी। और गुफ्तगू का महवर जो है वो यही है कि इंतखाबात कब होंगे, वक्त पर इलेक्शन हो जाएं, कोशिश जो दोनों जानिब से यही है, लेकिन दोनों के तरीक़ेकार में यकीनी तौर पर फ़र्क है। इंतखाबात का जो वक्त है आइनी तौर पर, उसको अगर देखा जाए तो आइनी तकाज़ों को पूरा किया जाए तो मामला कोई नहीं रह जाता। अगर आइन और कानून को देखा जाए तो मामलात हल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर आइन और कानूनी तकाज़ों को पूरा ना किया जाए और उसमें अपनी लॉजिक्स लगाई जाएं तो यकीनी तौर पर मामलात गंभीर हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।